हेलो दोस्तों, क्या आपके पास कभी इनकम टैक्स का नोटिस आया है जिसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछेगा कि आपने जो बैंक में पैसा जमा कराया है वो कहाँ से आया है, या आपके किसी दोस्त के पास आया हो, या हो सकता है फ्यूचर में दोस्तों आ जाए। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर किसी के पास इनकम टैक्स का नोटिस आ जाए कि ये पैसा कहाँ से आया, एक्सप्लेन कीजिए, तो आपको किस तरीके से रिप्लाई करना है और क्या रिप्लाई नहीं करना है, ताकि आप इनकम टैक्स की पेनल्टी से तो बच ही सकें और इनकम टैक्स में फालतू आपका हैरेसमेंट भी ना हो। दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि इनकम टैक्स में क्यों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजेगा। आप खुद सोचिए, हमारे देश में इतने सारे टैक्स पेयर्स हैं, आपके पास ही क्यों इनकम टैक्स का नोटिस आएगा। दोस्तों, इनकम टैक्स का नोटिस यूं ही नहीं आता है, उसके पीछे एक बहुत ही कोई रीज़न होगा तभी आपके पास आएगा। वो रीज़न क्या हो सकता है कि दोस्तों, फॉर एग्जांपल आपकी जो इनकम है वो आपके ट्रांजैक्शंस को जस्टिफाई नहीं करती है। इसका क्या मतलब है दोस्तों, फॉर एग्जांपल मैं मेरी इनकम टैक्स रिटर्न 5 लाख रुपए की भरता हूँ मान लो, और मैं वहाँ तो 5 लाख रुपए की इनकम दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं 50 लाख रुपए का फॉरेन में जाके फॉरेन टूर कर आता हूँ। मैंने 20 लाख रुपए कैश जमा करा दिए बैंक में और 25 लाख रुपए की एफडी करा दी। तो क्या आपको लगता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये इनकम टैक्स तो कुछ दे ही नहीं रहा, 5 लाख तक की इनकम है, जीएसटी में भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन फिर भी ये इतना बड़ी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरीके के कुछ ट्रांजेक्शन्स जो आपकी इनकम को जस्टिफाई नहीं करते हैं या आपकी प्रोफाइल को सूट नहीं करते हैं, जब आप उस तरीके के ट्रांजैक्शंस करते हैं तो डिपार्टमेंट कोई पेनल्टी नहीं लगा रहा है, जस्ट आपसे पूछ रहा है पहले कि हमें बताइए कि भाई ये कहाँ से पैसा आ रहा है, ताकि ये ट्रैक किया जा सके कि आप कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं कर रहे हैं या ऐसी कोई इनकम जिस पे टैक्स देना होता है लेकिन आप वो टैक्स नहीं दे रहे हैं, ताकि टैक्स का कलेक्शन आपसे किया जा सके। दोस्तों, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इनकम टू इनकम बताता हूं कि किस तरीके से हम रीजनिंग देते हैं और क्या रीजनिंग देनी गलत हो सकती है। दोस्तों, सबसे पहली एडवाइस जो मेरी रहेगी वो ये है कि कभी भी आप डिपार्टमेंट से कुछ ना छुपाएं। जो भी आपकी जेन्युइन सोर्स है आप हमेशा उसको डिपार्टमेंट को बताएं, क्योंकि डिपार्टमेंट के पास सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी आपकी है, उनके पास आपके बैंक अकाउंट के एक्सेस है, सभी तरीके के ट्रांजैक्शंस वो जानते हैं आपके बारे, क्योंकि पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक होने से सारे ट्रांजैक्शन की डिपार्टमेंट के पास नॉलेज है। अब सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैं मेरे ऊपर लेके बात करता हूँ कि फॉर एग्जांपल के लिए दोस्तों, मैंने 12 लाख रुपए कैश जमा करा दिया बैंक में और बैंक से नोटिस आता है कि राहुल जी ये बताओ कि 12 लाख रुपए आपने कहाँ से लाए और ये पैसे का हमें सोर्स बताइए। तो दोस्तों, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी, मैं बिजनेस टू बिजनेस बात करता हूँ, मैं प्रोफाइल टू प्रोफाइल बात करता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं सैलरीड इंडिविजुअल हूँ अगर, और मेरी सैलरी की इनकम 25-30 लाख रुपए है और उस 25-30 लाख रुपए पे मेरा टीडीएस कट जाता है और मैं गवर्नमेंट को ऑलरेडी टैक्स दे देता हूँ, तो क्या 12 लाख रुपए का कैश जमा कराना मेरे लिए कोई बड़ी बात होगी? दोस्तों, मैं मेरे मंथली एक्सपेंसेस के लिए या मेरे पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए अगर बैंक से हर महीने विड्रॉ करता रहता हूँ पैसे और मैंने कुछ कैश पैसा इकट्ठा कर लिया है या और पहले का थोड़ा कुछ पैसा पड़ा है उसको बैंक में जाके जमा करा रहा हूँ, डिपार्टमेंट पूछता है कहाँ से पैसा आया, मैंने बता दिया, तो केस क्लोज। दोस्तों, आपको किसी तरीके से कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन ये जस्टिफाइबल होना चाहिए। आपके बैंक अकाउंट से कैश विड्रॉ होता दिखना चाहिए, आपकी सैलरी आपकी डिपॉजिट को जस्टिफाई करनी चाहिए। मैं इसी में आपको दूसरा केस बताता हूं दोस्तों। एक पर्सन है जिसकी 2 लाख रुपए की सैलरी है, 2 लाख रुपए की इनकम टैक्स रिटर्न है, लेकिन वो 20 लाख रुपए फॉरेन ट्रैवल पे खर्च कर देते हैं, 15 लाख रुपए बैंक में जमा करा दिए, और अब वो क्या रीजन देंगे? क्या मेरी 2 लाख रुपए सैलरी है, 5 साल से जोड़ रहा था और फिर आज 10 लाख रुपए जमा करा दिए? क्या ये रीजन आपको जस्टिफाइबल लगता है दोस्तों? नहीं। तो इस तरीके से जो सैलरीड इंडिविजुअल है वो अगर इस तरीके से रीजनिंग देने की सोच रहे हैं तो कृपया एक बार रीजन देने से पहले सोचें कि क्या आपकी सैलरी उस ट्रांजैक्शन को जस्टिफाई करती है, तभी आपके आर्गुमेंट जो है वो एक्सेप्ट होंगे।
सेकंड नंबर। दूसरी बात करते हैं बिजनेस वालों की, जिनके पास सबसे ज़्यादा नोटिस आते हैं। बिजनेसमैन्स इंडिया में आज भी कैश में बहुत डील करते हैं। वो अपना प्रोडक्ट बाजार में बेचते हैं, कैश कस्टमर से कलेक्ट करते हैं और उसको बैंक में जमा कराते हैं। दोस्तों, जो बैंक में पैसा जमा होता है बिजनेसमैन्स का, वो सही है, लेजिटमेट पैसा है, बैंक्स में आना ही है, क्योंकि वो गुड्स सेल हुई है तो उस प्रोडक्ट को बेचने से जो पैसा आया उन्होंने बैंक में जमा कराया। अब उनका कहना है कि भाई हमने तो बिजनेस में पैसा बेचा है कुछ प्रोडक्ट और उसको जमा करा रहे हैं। इट्स फाइन, इट्स ओके। डिपार्टमेंट भी कहेगा ठीक है भाई, आपने गुड्स बेची है, उसका पैसा जमा करा रहे हो, लेकिन 50 लाख रुपए बैंक में कैश जमा कराती है, लेकिन क्या आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले रखा है आपने? भाई 50 लाख रुपए इनकम टैक्स, जीएसटी में भी लिमिट है, जीएसटी की लिमिट है कि 40 लाख रुपए से ज़्यादा अगर आपने गुड्स एंड सर्विसेज में डील किया है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो आपने जीएसटी तो गवर्नमेंट को पे कर ही नहीं रहे हो, वहाँ तो अपना टर्नओवर आप दिखा ही नहीं रहे हो, इनकम टैक्स की रिटर्न में अपना टर्नओवर आप दिखा नहीं रहे हो, लेकिन कैश डिपॉजिट करते टाइम जब नोटिस आया उसमें आप बता रहे हो कि मेरी भाई 50 लाख की सेल हुई थी तो उससे मैंने पैसा जमा कराया है। तो दोस्तों, वहाँ से तो आप फ्री हो जाओगे, डिपार्टमेंट मान लेगा कि भाई ये पैसा सेल करने से आया है, लेकिन जीएसटी और इनकम टैक्स के केस आपके ऊपर खुल जाएंगे। तो इस तरीके से रिप्लाई करने से भी आपको ध्यान रखना है। हाँ, जीएसटी इनकम टैक्स दे रहे हो, कैश में डीलिंग कर रहे हो, तो फिर जस्टिफाई किया जा सकता है, केस टू केस डिपेंड करेगा। नेक्स्ट आती है प्रॉपर्टी की बात। ज़्यादातर लोग प्रॉपर्टी में कैश में डील करते हैं और जो कैश आता है उसको बैंक में जमा करा देते हैं। इस केस में भी काफ़ी नोटिस इशू होते हैं। दोस्तों, मैं आपको सिंपल सा रूल बता देता हूँ, 20,000 रुपये से ज़्यादा कैश प्रॉपर्टी बेचने पर आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो अगर 20,000 से ज़्यादा का कैश आप एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते हो प्रॉपर्टी बेचने पे, तो किस तरीके से आप प्रॉपर्टी बेचने पे जो पैसा आया उसको गवर्नमेंट को बताओगे कि भाई ये तो मैंने प्रॉपर्टी बेची थी, उसका पैसा मैं जमा करा रहा हूँ? तो गवर्नमेंट बोलेगी कि भाई 20,000 से ज़्यादा तो वैसे ही नहीं ले सकते। चलो ठीक है, अगर प्रॉपर्टी बेचने से आया है तो वो दूसरी सेक्शन में आपका केस खोल देगी। तो दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आगे बात करता हूँ कि मैंने तो मेरे दोस्त से उधार लिए थे पैसे और वो पैसे मैंने बैंक में जमा करा दिए। दोस्तों, इसके ऊपर भी इनकम टैक्स में एक प्रोविज़न है। इनकम टैक्स का प्रोविज़न बोलता है कि अगर आप किसी से लोन ले रहे हो तो 20,000 से ज़्यादा कैश में नहीं ले सकते। तो अगर किसी से लोन लिया था तो बैंक में पैसा आया हुआ होना चाहिए उसके नाम से, तभी आप ये रीज़न दे सकते हो, और वो निकाला हुआ हो तभी तो उसको जमा कराओगे आप। तो अगर ये दोस्तों आपने ये रिप्लाई कर दिया तो भी आप फंस सकते हो। और बात करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे 4-5 बैंक अकाउंट है, मैंने एक बैंक अकाउंट से पैसे निकाले और दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे जमा करा दिए, तो क्या ये जस्टिफाइबल है? हाँ, ये कहीं ना कहीं जस्टिफाइबल है अगर एक बैंक अकाउंट से पैसा विड्रॉ हो रहा है, दूसरे में एक रीजनेबल टाइम में जमा हो रहा है। दोस्तों, कई लोग बोलते हैं कि मैंने 5 साल पहले बैंक से पैसा निकाला था और आज जमा करा रहा हूँ। दोस्तों, जस्टिफाइबल नहीं है। और बात करते हैं कि भाई मेरे दादाजी पुश्तैनी पैसा छोड़ के गए हैं। दोस्तों, इस तरीके के आर्गूमेंट केस टू केस डिपेंड करेंगे, क्योंकि इनको प्रूव करना बहुत मुश्किल होता है और भी बहुत सारे डिपेंड कर सकते हैं केस टू केस रिप्लाई, क्योंकि बहुत से लोगों के बहुत सारे जेन्युइन केसेस होते हैं और उनकी स्टोरी भी अलग अलग होती है। मेरा कहने का मतलब दोस्तों इतना सा है कि जब भी आपके पास कोई इनकम टैक्स का नोटिस आता है उसको ध्यान से पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए डिपार्टमेंट आपसे क्या चाहता है, आपने ऐसा क्या ट्रांजैक्शन किया कि आपके पास नोटिस आया, और सच में क्या रीज़न है, वो पैसा कहाँ से आपके पास आया, उसका जेन्युइन सोर्स आप डिपार्टमेंट को क्लियरली बताइए। डिपार्टमेंट आपके रीज़न सुनेगा, डिपार्टमेंट अगर सेटिस्फाई होता है तो आपके केस को वहीं क्लोज कर दिया जाएगा और आपसे कोई फर्दर प्रोसीडिंग आगे नहीं की जाएगी। दोस्तों, जब भी रिप्लाई करें एक प्रोफेशनल की सहायता ज़रूर लें इस केस में, क्योंकि अगर आपने सही रिप्लाई नहीं किया तो आपके ऊपर पेनल्टी भी लगाई जा सकती है और आगे प्रोसीडिंग्स भी बढ़ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। सिंपल सा क्रक्स ये है कि आपको सही रीज़न देना है और अगर कुछ इश्यूज है तो प्रोफेशनल की सहायता लें। मेरे से कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। डिस्क्रिप्शन में मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, ओनली व्हाट्सएप अवेलेबल है, उस पर टेक्स्ट कर सकते हो। जब भी टाइम मिलेगा मैं ज़रूर कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की।
एक वीडियो मैंने बनाई है जिसमें हमने ये बताने की कोशिश की है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज भी सकता है, और भेजता है तो क्यों भेजता है। इस वीडियो में, इससे जस्ट पहले एक वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों।